Hello everyone and welcome you all again to one of the most important topic in class 11th mathematics. इनके जो क्लास 11th के टॉपिक्स होते हैं उसमें सर्कल्स एक ऐसा कंसेप्चुअल टॉपिक है जो आपके पूरे कोनिक सेक्शन में हेल्प करेगा. अब कोनिक सेक्शन में हमारे पास कई टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक्स एज यू नो, एंड सर्कल उसका पहला पार्ट है. सर्कल आता है, देन पैराबोला आता है, देन इलिप्स आता है, देन हाइपरबोला. तो अगर आपने ये सर्कल्स का टॉपिक एक बार समझ लिया तो आपके जो ये तीनों बाकी के टॉपिक हैं, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स, इसका आपने हर एक टॉपिक का 25% समझ लिया. क्योंकि जो कंसेप्ट्स हम यहाँ यूज़ करते हैं, जो फॉर्मूलाज यहाँ यूज़ करते हैं, वो एज इट इज़ आपको बाकी सारे कोनिक सेक्शन में भी हेल्प कराएगा. तो सर्कल्स इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योमेट्री एंड क्लास 11th के टॉपिक्स में. जेई मेंस में भी इसका अच्छा खासा वेटेज आता है. अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे आता है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे. तो शुरुआत करते हैं सर्कल्स की विद द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है सर्कल की, थोड़ा सा ये बड़ा है या. सो सर्कल इन जनरल जो होता है, इट्स लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज at equal distance from a fixed point. तो बेसिकली ये जो ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये एक मूविंग पॉइंट का लोकस है. मतलब एक पॉइंट यहाँ पे था, वो इसी पाथ को ट्रेस करेगा बिकॉज इट हैज़ टू मेंटेन अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड जो ये फिक्स पॉइंट होता है, दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर, एंड इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम h, k से लिखते हैं. तो किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है, किसी भी सर्कल जो सेंटर होता है, उसको हम डिनोट करते हैं h, k से. रेडियस को r से, रेडियस को हम लोग r से डिनोट करते हैं. तो पूरा यहाँ पे खेल क्या है, पूरा खेल यहाँ पर है इक्वेशन निकालने का. अब वो चाहे इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट हो, या इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड अ टैंजेंट, या इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, या किसी भी कोनिक सेक्शन की आपको इक्वेशन दी गई है. अब यहाँ पे अज्यूम करो कि इक्वेशन बनती कैसे है. तो जो फंडामेंटल इक्वेशन इसकी तैयार होती है वो बेसिक लैंग्वेज से तैयार होती है. जो आपको टूल्स पहले से पता है, उन टूल्स का यूज़ करते ही आप इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन निकालते हो. फॉर एग्जांपल, ये जो सर्कल है, ये कोई भी पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट ले लो आप, इसमें x, y. एक मैंने यहाँ पे आर्बिट्री पॉइंट ले लिया x, y. अगर मैं इस पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस को अगर मेजर करता हूँ, इस पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस, यानी ये वाले डिस्टेंस को मैं मेजर करना चाह रहा हूँ, दिस डिस्टेंस. सो इफ आई मेजर दिस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हुए व्हाट आई कैन से इज, ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी x2 माइनस x1, दिस इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस हो गया आपकी, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलरेडी नोन टू यू, विच इज द फिक्स डिस्टेंस, विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड, तो ये बन जाता है आपका x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर is equal to r square, and this equation is known as the fundamental equation of the circle. तो यहाँ पे आपका जहाँ सेंटर h, k है, रेडियस r है, तो ये होती है इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी डेफिनेशन है सर्कल की. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो किस तरीक़ों से लिखी जा सकती है. ठीक है, तो वेरियस वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो हाउ विल यू राइट इक्वेशन of circle in different forms. ठीक है, तो अगला टॉपिक है मेरा बेसिकली ये. तो किस तरीके से आपको इक्वेशन मिल सकती है सर्कल की, किन तरीके से आप उसमें करोगे. तो लेट्स सी ऑल दोज वेज कि कौन कौन से तरीके हम यूज़ करके सर्कल की इक्वेशन को बनाएंगे. तो जो पहला तरीका आएगा आपका, जो पहला तरीका आएगा दैट इज़ नोन एज द फंडामेंटल इक्वेशन. देन आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है, देन आती है पैरामेट्रिक इक्वेशन. तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस फंडामेंटल इक्वेशन. अभी हमने जो किया, सबसे पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फंडामेंटल इक्वेशन. ठीक है, फंडामेंटल इक्वेशन. देन आपका आती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, देन यू हैव अ पैरामेट्रिक इक्वेशन, या पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको. हम पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की बात कर रहे हैं. तो तीन तरीके से हम इसको बनाएंगे. ओके, तीन तरीके से विल क्रिएट दीज थिंग्स. तो एक फंडामेंटल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया,
एंड आपका पैरामेट्रिक हो गया। 3 चीज़ों में समझते हैं एक एक करके। जो पहली है फंडामेंटल इक्वेशन, अभी हमने देखी। एक सर्कल था आपके पास, एक सर्कल था, उसका सेंटर था, रेडियस था इस पे, सेंटर था h कॉमा के, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख देता हूँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देन दिस इज नोन एज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब अगर मैं इसको ओपन कर दूँ, समझो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस माइनस में 2hx माइनस में 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस में 2ky एंड प्लस में माइनस में आर स्क्वायर, माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky एंड प्लस में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली यह आपकी जो इक्वेशन है वो आ जाती है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में। लेकिन यहाँ पे एच स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर नंबर्स हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनकी एक फिक्स वैल्यू होगी। आपको यहाँ पे ये नहीं होगा कि एक्स एंड वाई का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, कोई भी एक्स वाई का यहाँ पे टर्म मौजूद नहीं है। तो वी कैन ऑल्सो री राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस में c। ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे उनको मैंने हटा के क्या कर दिया, उनको हटा के मैंने आपका एक c कांस्टेंट को ले आए। क्लियर है। अब यहाँ से आप नोटिस करोगे मैंने क्या, भाई सेंटर इसका क्या था, h कॉमा k था, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ जो इक्वेशन मैंने क्रिएट की है, h की जगह मैंने g रखा और उल्टा साइन कर दिया। यहाँ माइनस था, यहाँ पे मैंने प्लस साइन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे जो ये सर्कल बन रहा होगा इसका जो सेंटर बनेगा क्या बनेगा, इसका जो सेंटर बनेगा दैट सेंटर विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो देख सकते हो जो भी x का कोफिशिएंट है उसमें डिवाइड बाय -2 करोगे आपको माइनस जी मिल जाएगा एंड माइनस एफ। तो ये आपका सेंटर बन रहा है बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू इसके ऊपर वाली इक्वेशन। ऐसी जो रेडियस की वैल्यू थी, अब यहाँ से देखो ये जो नंबर c है ये इसको कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, समझते हैं। ये जो नंबर c है ये कोरिस्पॉन्ड कर रहा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को। तो आर स्क्वायर किसको कोरिस्पॉन्ड करेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी को। और अभी हमने देखा इंस्टेड ऑफ एच हमने माइनस जी रखा, इंस्टेड ऑफ के हमने माइनस एफ रखा। तो इसको भी चेंज करोगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी का स्क्वायर प्लस में माइनस एफ का स्क्वायर एंड माइनस में सी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दी होगी तो आप रेडियस और सेंटर डायरेक्टली निकाल सकते हो। अच्छा, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ कैलकुलेशन था, इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से। वी कैन रिमूव दिस, सॉरी नॉट दिस वन, नीचे वाली रहने देते हैं, ये रहने का देते हैं, ओके ठीक है। सो लेट्स टेक इट यहाँ पे। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बनती है जिसका सेंटर ये होगा और जिसका रेडियस आप देख सकते हो यहाँ पे हमने निकाल लिया। इट इज़ सिंपली, कैसे निकाला वो समझ में आ गया। तो रेडियस इसका हो जाएगा r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड माइनस सी। सो इस इक्वेशन को देख के हम सेंटर निकाल सकते हैं, हम बहुत आराम से रेडियस निकाल सकते हैं। अब इस पॉइंट को देखो, रेडियस तभी एग्जिस्ट करेगा, रेडियस तभी एग्जिस्ट करेगा जब रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो, ठीक है, रूट के अंदर की वैल्यू हो पॉजिटिव हो। और अगर ये 0 हो जाती है तो रेडियस कैसा हो जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। रेडियस 0 मतलब जो सर्कल होगा वो पॉइंट सर्कल होगा। सो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो कि अगर आपका ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हम लोग पॉइंट्स के थ्रू लिख सकते हैं। लेट्स राइट इन पॉइंट्स। सो इफ दिस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो आपका जो सर्कल बनेगा वो पॉइंट सर्कल बनेगा, ठीक है। जो सर्कल बन रहा है दैट विल बी अ पॉइंट सर्कल। लेकिन अगर आपकी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका एक रियल सर्कल बनेगा। और अगर लेस देन 0 होगी तो ऑब्वियसली एक इमेजिनरी सर्कल बनेगा, क्योंकि रेडियस जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। आई होप नेगेटिव स्क्वायर रूट में नहीं आ सकता। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
अब बात कर लेते हैं बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन की। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है वो भी समझो। सो ओके, इफ आई मेक दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक दिस, सीधा है कि नहीं आई डोंट नो, बट ठीक है, काम चल जाएगा अपना। ओके देखो यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जिसका कोई भी मैं एक आर्बिट्री पॉइंट ले सकता हूँ। लेट्स टेक पॉइंट यहाँ पे, ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा। एंड सेंटर से ये पॉइंट मैं लेट्स से ये ले लेता हूँ पॉइंट P, ये पॉइंट P ले लेते हैं x, y, ठीक है। ये पॉइंट आपका x, y हो जाएगा। पॉइंट P आपका दिस इज x, y, एंड जो सेंटर है वो h, k हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन करूँ, इसको इससे ज्वाइन करूँ, तो ये आपका रेडियस बन जाता है एंड ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा। मैं पूरा वहाँ तक नहीं जाना, बट ठीक है। सो यहाँ पे ये नोट करो कि दिस इज योर एंगल थीटा। ये जो एंगल अंदर का है, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल आपका थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ, लेट्स फाइंड आउट, यहाँ लिख लेते हैं। इफ़ आई फाइंड आउट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। अब ये निकालने के लिए देखो, ये जो पॉइंट था आपका एच पॉइंट था, ये जो पॉइंट था आपका एक्स पॉइंट था, करेक्ट। आगे ये एक्स पॉइंट है, ये एच पॉइंट है। तो आपका जो कॉस थीटा आएगा वो बेस एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय ये जो आर है वो आ जाएगा, विच इज़ योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये जो आर है वो सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा। सिमिलरली ये आपका साइन थीटा भी है, तो साइन थीटा विल बी y माइनस के डिवाइडेड बाय आर। क्यों? क्योंकि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के टर्म्स में यहाँ पे हम पैरामीटर का क्रिएशन करते हैं, जहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है, जहाँ पे जो ये थीटा की वैल्यू होती है, थीटा इज बेसिकली लेस देन इक्वल टू 2 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके थीटा की एक रेंज बन जाती है। तो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी फॉर्म होती है वो होती है, देखो दोनों अगर मैं r की बात करूं तो ये बन जाएगा आपका x माइनस एच डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस के डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल्स टू r। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस हमने पढ़ी, एक फंडामेंटल, एक आपकी स्टैंडर्ड एंड देन आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन जो आपकी फंडामेंटल इक्वेशन थी, अगर मैं उसमें h और k की वैल्यू 0 कर लेता हूँ, यानी कि जो मेरा था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे इफ़ h इक्वल टू k इक्वल टू 0 कर देता हूँ, देन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये है कि भाई जो सेंटर है दैट इज एट ओरिजिन। तो सेंटर अगर ओरिजिन पे होगा तो जो आपका सर्कल बनेगा वो एक सिंपल सर्कल का फॉर्मेशन होगा। इस केस में एक सिंपल से सर्कल का फॉर्मेशन होगा और इस सर्कल की जो इक्वेशन बन के आती है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो दिस इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नाम पता होना चाहिए, अच्छी बात है। ये आपका सिंपल इक्वेशन होगा जिसकी अगेन जो रेडियस होगी, जो आपकी रेडियस होगी वो सीधा सीधा आर होगी और जो सेंटर होगा वो ओरिजिन यानी कि 0,0 होगा। तो ये कुछ बातें सिंपल सी थी। अब हम करते हैं आगे की बात। अब देखो ये जो है आपकी एक काइंड ऑफ रिवीजन सीरीज़ है, क्योंकि आपको शॉर्ट टाइम में बड़ा पेपर देना है, अच्छा पेपर देना है, तो आपने जितना भी पढ़ा है सर्कल्स में वो एक प्रॉपर रिवीजन हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उन सबको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक है दैट इज इंटरसेप्ट्स मेड बाय द सर्कल। इंटरसेप्ट्स मेड बाय द सर्कल, ठीक है। तो जब सर्कल का आप क्रिएशन करते हो तो कभी कभी वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को काटता है, और जिस तरीके से वो काटता है उसको हम लोग कहते हैं, जितना वो पार्ट कट करता है उसको हम लोग इंटरसेप्ट्स कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए,
अगर मैं इसको वाइट कलर कर लेते हैं, एक सेकेंड, ओके, कुछ ये वाली बात कर रहे हैं, एक ये हो गई लाइन, और लेट्स से एक लाइन ये हो गई, इसको ऊपर कर लिया जाए थोड़ा सा, आई नो टेढ़ी बनी लाइन, या बेटर, अब बेटर क्या, ठीक है, काम चलाना है हमें, ओके, ये आप देख सकते हो। तो ये जो हिस्सा, ये सर्कल कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की, जो सर्कल एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है, डार्क वाला, इसको हम लोग कहते हैं द एक्स इंटरसेप्ट, इसको हम लोग कहते हैं द एक्स इंटरसेप्ट। एंड सिमिलरली ये जो गुलाबी ले लेते भाई, ये जो पिंक वाला हिस्सा जो है, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। तो भाई ये जो एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, इसका एक स्ट्रेट अवे फॉर्मूला होता है। सो अगर आपके पास इक्वेशन दी है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी कौन सी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी सर्कल की। तो आपका जो यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मेशन होगा, जो आपका एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट बिकम्स ट्वाइस ऑफ रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, ये आपके एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मेशन होगा with this. Okay, I hope this is clear to all of you. Yeah, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके x इंटरसेप्ट का फॉर्म होगा। सिमिलरली अगर मैं ये करूं y इंटरसेप्ट पे, ये आता कैसा भी मैं समझाता हूँ। y इंटरसेप्ट का जो फॉर्मेशन होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो these two formulas are very important formulas for you. X intercept and Y intercept का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हो कैसे रहा है ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जो सर्कल है, यहाँ पे जो सर्कल है, ये आपका, ये जो आपका सर्कल है, ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसमें y 0 होगा। सो अगर मैं कभी पॉइंट्स देखो, यहाँ पे अगर x1 डाल दूँ, यहाँ पे x2 डाल दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पॉइंट्स x1 x2 डाल देता हूँ, तो जो ये डिफरेंस होता है, ये होता है मॉड ऑफ x1 माइनस x2, मॉड ऑफ x1 माइनस x2, मतलब उससे प्रॉपर आप इसको डिराइव कर सकते हो, क्योंकि ये x1 कॉमन 0 डालोगे तो जितने भी y के टर्म होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो ये आपका x1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस c आ जाएगा, सिमिलरली x2 का स्क्वायर प्लस 2g समथिंग लाइक दैट। एंड ये डिफरेंस ऑफ रूट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा ये फॉर्मूला है। सो अब दिस इज क्लियर, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आपका कैसे आएगा, क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट इंटरसेप्ट्स मेड बाय द सर्कल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द, अच्छा इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले आपको आई होप ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर कभी इस तरीके से बन रहा है, ओके, कभी मैंने अगर ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाया, और सर्कल कुछ इस तरीके से बनाया कि सिर्फ इसको टच करते हुए जाए, एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाए, तो यहाँ पे जो आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा ये तो 0 हो जाएगा, और जो वाई इंटरसेप्ट होगा, उसको आप कह सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर टच नहीं करेगा या कट नहीं करेगा तो वो केस बन जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट वाला। टच करेगा तो इंटरसेप्ट मेड इज ऑलवेज 0। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Let's move on to the new topic, next topic actually, the position of a point with respect to a circle. ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Let's give the heading position, sorry, position of a point with respect to a circle। मतलब एक सर्कल से पॉइंट का रिलेशन जो है, या क्या रिलेशन उसमें स्टैब्लिश हम कर सकते हैं, या क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो एक सर्कल ले लेते हैं, लेट्स मेक अ सर्कल, ओके, लेट्स मेक अ सर्कल लाइक दिस,
एंड एक पॉइंट है कुछ इस तरीके का जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एस, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि पॉइंट है, एक फिक्स वैल्यू दोगे ही, तो x1 कॉमा y1 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो जो इस सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन हम लोग जनरली s से डिनोट करते हैं, आप c भी दिखेगा, s भी दिखेगा, कई चीज़ें तरीके हैं इसके डिनोट करने के। तो जनरल फॉर्म हम लिखते हैं, तो इट इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस में c इक्वल टू 0। s is as such that x square plus y square and this is equal to 0। और अगर मैं इस पॉइंट का रेफरेंस लेना चाह रहा हूँ, इस सर्कल से पॉइंट का कुछ रिलेशन देना चाह रहा हूँ, सो मैं इसको बोल सकता हूँ S1। अब S1 क्या होता है? S1 इज बेसिकली यू पुट दैट पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब ये जब मैं इक्वेशन में डालूंगा तो ये देखो आपका बन जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) एंड प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो ये जो चीज़ निकल के आती है आपकी, ये जो चीज़ निकल के आती है, दिस इज नोन एज द पावर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। दिस इज नोन एज द पावर ऑफ अ पॉइंट। एंड हर पॉइंट की अपनी एक पावर होती है। वो पावर का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट को आपने सर्कल के अंदर बस इक्वेशन में डाल दिया एंड दैट इज नोन एज द पावर ऑफ अ पॉइंट। अब ये जो पावर ऑफ अ पॉइंट दर्शाती है या बताती है वो क्या होता है, हम उसको समझते हैं। अच्छा, इसको जीरो नहीं लिखते, सिर्फ पावर ऑफ अ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। S1 इज सच दैट ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से आपकी देखो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी क्योंकि आपने नंबर्स को यहाँ पुट किया है। तो एक रियल नंबर या कोई भी नंबर मिलेगा और जो भी नंबर मिलेगा वो कुछ दर्शाएगा। S1 की जो होगी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इसके 3 केसेस देखो बेटा पॉसिबल होते हैं। जो S1 निकल के आएगा इसके 3 केसेस पॉसिबल होंगे। इफ दिस S1 इज ग्रेटर देन 0, S1 लेस देन 0 एंड S1 इक्वल टू 0। ये 3 केसेस देखो आपको मिलेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाला जो केस होगा हमें ये बताएगा, ये वाला जो केस होगा वो हमें ये बताएगा कि जो पॉइंट P है, द पॉइंट P लाइज आउटसाइड the point P lies outside of the circle, ठीक है। the point P lies outside of the circle, ये बताएगा point P lies inside of the circle, and ये वाला point क्या बताएगा कि the point P lies on the circle, सर्कल के जो लाइन है उसके ऊपर ही लाई करेगा पॉइंट। तो ये होगा। तो 3 केसेस आपके ये पॉसिबल होते हैं, वो तीनों केस हमने लिख दिए। एक आपका आउटसाइड है, एक आपका इनसाइड है, एक होता है लाइज ऑन द सर्कल। तो ये 3 केसेस आपके यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। आउटसाइड, इनसाइड एंड ऑन द सर्कल के बनेंगे। तो पावर ऑफ अ पॉइंट भाई समझ में आ गया क्या होता है एंड उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन दिखे कि ये पॉइंट सर्कल के कहाँ पे लाई कर रहा है तो आपको क्या लिखना है, नाउ यू नो, ठीक है। चलो भाई अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। तो नाउ विल टॉक अबाउट अ सर्कल एंड अ लाइन। लेट्स टॉक अबाउट सर्कल एंड लाइन की। सर्कल एंड लाइन की हम यहाँ बात करेंगे। ओके, सो कई प्रकार की लाइन होती हैं जो हमारे सर्कल को भेदते हुए निकलती हैं या कट करते हुए निकलती हैं। तो वो लाइन क्या होंगी देखो। सो आपका ये सर्कल है, दिस इज योर सर्कल, बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं। अब अगर जो आपकी लाइन होगी वो इसको ऐसे कट करते हुए निकले कि वो अंदर से कट कर रही है। लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस लाइन, ओके वाइट ले लेते हैं, ओके। या अगर ऐसी कोई लाइन बनती है कि वो जो लाइन है सर्कल को बस टच करते हुए निकले, एक सिंगल पॉइंट पे इस तरीके से टच करते हुए निकल रही है, या फिर वो जो लाइन है ना टच करते हुए निकल रही है ना ही अंदर से भेदते हुए निकल रही है, कुछ इस तरीके की, राइट। तो ये 3 प्रकार की लाइन आपको देखने को मिलती है। तो जो सर्कल के अंदर से गुजरती है, ऐसे 2 पार्ट में सर्कल को टच करते हुए या कट करते हुए निकलती है, दैट इज नोन एज अ सीकेंट।
दैट इज नोन एज अ सीकेंट या सेकेंट आप बोलते हो, एंड दैट इज ओके। देन आपकी ये वाली जो लाइन होती है, दैट लाइन इज नोन एज अ टैंजेंट, दिस लाइन इज नोन एज अ टैंजेंट। और ये वाली लाइन होती है, ये नाइदर अ सीकेंट नॉर अ टैंजेंट, दिस इज नाइदर अ सीकेंट नॉर अ टैंजेंट, ठीक है, ना ये सीकेंट होती है ना ये टैंजेंट होती है, ओके। अब यहां से समझो कैसे हम बता सकते हैं कि लाइन सीकेंट है, टैंजेंट है, ना सीकेंट है ना टैंजेंट है, ये चीज़ हम कैसे बता सकते हैं, कैसे बयां कर सकते हैं। तो एक चीज़ समझो, लेट्स से एक लाइन आप ले रहे हो, लेट्स से आप एक लाइन ले रहे हो एंड देन एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे ले लिया, ओके, एंड सर्कल का सेंटर बना लिया। अब अंडरस्टैंड दिस कि भाई ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन है, कोई भी लाइन हो सकती है। अब ये लाइन से इसका जो लेना देना है, वो क्या लेना देना है वो समझते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखूं, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दिस लाइन, ये कुछ निकल के आएगा। लेट्स कॉल दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज p, लेट्स कॉल दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज p, एंड जो ये वाला पार्ट होगा, ये येलो वाला पार्ट होगा, ये रेडियस होगा सर्कल का। अब आप खुद समझ सकते हो कि भाई अगर ये जो p की वैल्यू थी ये एग्जैक्टली r के बराबर हो जाए, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर है, तो ये लाइन एग्जैक्टली इसको बस टच कर रही है, तो जो केस होगा p इज इक्वल टू r वाला, वो ये वाला केस होगा कि एक टैंजेंट बन रहा है। अब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस देखो यहाँ तक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी सेंटर से यहाँ तक है, तो अगर आपका जो p है वो लेस देन r होता है, यानी आप एक सीकेंट का फॉर्मेशन कर रहे हो। और अगर p की जो वैल्यू है ग्रेटर देन r हो जाती है, तो ना ही वो सीकेंट बन रहा होता है, ना ही वो टैंजेंट बन रहा होता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ टैंजेंसी होती है वो ये हमें देखना है कि इफ p इज इक्वल टू r, यही देखना है, दिस इज द कंडीशन फॉर टैंजेंसी। टैंजेंट एक तभी बनती है जब आपकी एक सिंगल लाइन टच करते हुए निकले और उसका डिस्टेंस सेंटर से उतना ही हो जितना रेडियस है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये तो बात थी सर्कल की। अब मेन जो मुद्दा आता है वो ये आता है कि टैंजेंट की इक्वेशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल एंड नॉर्मल की इक्वेशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये क्वेश्चन आपका बनता है। सो टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की बात करते हैं। तो एक सर्कल आपके पास है एंड अगर कोई लाइन इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल रही है, ठीक है, जैसे हमने बताया कोई लाइन अगर इसको एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकल रही है, इस लाइन को पास में ले आ जाते हैं, एक बहुत ही बारीक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक सिंगल पॉइंट पे अगर लाइन टच कर रही है, तो इस पॉइंट को जहाँ पे लाइन टच कर रही है, ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे लाइन टच कर रही है, इसको हम एक पॉइंट P बोल सकते हैं और लेट्स कॉल दिस एस एक्स कॉमा वाई, ठीक है, लेट्स कॉल दिस एस पॉइंट x कॉमा वाई। यहाँ पे तो ये जो लाइन कहलाएगी, दिस लाइन इज नोन एज tangent एट x कॉमा x1 कॉमा y1, ठीक है, x1 कॉमा y1। एंड अगर कोई लाइन है वो इसी के परपेंडिकुलर है, कोई लाइन है वो एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर है टैंजेंट के, तो ये होगी नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल एट x1 कॉमा y1। अब इनकी इक्वेशंस कैसे निकलती हैं हम वो समझते हैं, क्योंकि वही पूरा हमारा डिस्कशन का बेसिस है और क्वेश्चन भी जनरली उसी पे हमसे पूछे जाते हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो अगेन लेट्स मेक अ सर्कल बनाना बड़ा आसान सा है, देखो सर्कल बन गया प्यारा सा एकदम। अब अगर इस पर एक टैंजेंट पास हो रही है, लेट्स से दिस टैंजेंट, ये वाली टैंजेंट इससे जा रही है सीधा सीधा, ओके, ये टैंजेंट इसको टच कर रही है एट पॉइंट P x1 कॉमा y1, देखो टैंजेंट हो गई, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले तो ये लिख लो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो जो अगर इक्वेशन यहाँ से ये इससे पास हो रही है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी t इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट होगी वो होगी t इक्वल टू 0। तो
this is the equation of tangent at point P x1 comma y1 lying on the circle. ठीक है, सर्कल पे ये लाई कर रहा था और उसकी ही ये इक्वेशन होगी. अब निकालने का जो तरीका होता है वो होता क्या है, सबसे ध्यान से सुनना, जिंदगी सेट है, आपकी कुछ भी करना नहीं है. अब देखो जो सर्कल की इक्वेशन होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस में c इक्वल टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन है, मतलब कि यहाँ पे पावर 2 है. लेकिन जो टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो एक लीनियर इक्वेशन होती है, मतलब उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है. सो आपको करना क्या है, करना बस इतना सा काम है कि इसमें क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है, एक x को x1 कर देना है, एक y को y1 कर देना है, एंड दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होती है दैट इज x इंटू x1. देखो x का स्क्वायर था, अभी भी x स्क्वायर मेंटेन है, बट एक x को मैंने x1 कर दिया. सिमिलरली y इंटू y1 हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो 2x थे, 2x थे, तो g हम एज इट इज लिखेंगे, एंड वी राइट इट एज x प्लस x1 प्लस यहाँ पे f एज इट इज लिखेंगे, y प्लस y1, एंड जो c है प्यारा सा, उस c को बिना कुछ छेड़े हम लिखेंगे प्लस c इक्वल टू 0. तो ये जो आपकी इक्वेशन बन के आएगी, दिस इक्वेशन प्यारी सी इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट. ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, देखो ये क्या है आपका, ये है आपका t इक्वल टू 0. बहुत ही बेसिक सा था और बहुत ही अच्छे से आई गेस समझ में आ गया होगा. अब अगर मैं इसका स्लोप निकालने की कोशिश करता हूँ, इफ़ आई फाइंड द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, इसको इधर उधर करके जब मैं स्लोप निकालूंगा तो इसका स्लोप आपको निकल के आएगा. यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं कि भाई स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो m ऑफ t लिख लेते हैं. स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब m ऑफ t यहाँ पे लिख लिया, एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस x1 अपॉन y1. ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी माइनस x1 अपॉन y1. ये स्लोप इसका निकल के आता है. अब अगर इसी की हेल्प से मैं नॉर्मल का स्लोप निकालने की कोशिश करूं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा भाई, देखो दोनों आपस में 90 डिग्री पे होती हैं, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा दैट विल बी, इसका रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव साइन लगा देंगे, तो y1 अपॉन x1. तो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल. क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, अब एक बार में स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल गया, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं. तो राइट यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल मीन्स क्या है, वो लाइन जो टैंजेंट के परपेंडिकुलर हो, अब इसको निकालना भी बड़ा आसान सा काम है. एक सर्कल आपको दिया रहेगा इस तरीके से, और एक सेकेंड बस, okay. यहाँ पे जो लाइन इस तरीके से बन के आएगी परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब इसका जो स्लोप होगा, यानी जो इसका स्लोप होगा, ये कितना होगा, y1 अपॉन x1 होगा. तो भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप उसका विच इज y1 अपॉन x1, एंड ये हो जाएगा x माइनस x1. दैट्स इट, ये आपका स्लोप निकल के आ जाएगा. बस छोटी सी तो बात थी, क्लियर. तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट, ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. आपको अगेन ये करना पड़ेगा एंड y1 x1 निकालना पड़ेगा, देन आगे आप काम कर सकते हो. अब देखो जो ये t इक्वल्स टू 0 है, मैंने बताया ना कि अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आपने 25% कोनिक्स समझ लिया, हर एक टॉपिक पे कोनिक आपने अच्छे से समझ लिया. तो जो ये t इक्वल टू 0 होता है, जो ये आपका t इक्वल टू 0 होता है, ये वाली चीज़, दिस इज वैलिड फॉर सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. सबके लिए ये चीज़ आपकी वैलिड होगी,
हर एक इक्वेशन के लिए ये वैलिड होगी कि ये t इक्वल टू 0 आपका है, ठीक। अब अगर आप इसको इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को लिखने से पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, तो टैंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी, या किसी को भी रखोगे क्या करोगे? तो t इक्वल्स टू 0 निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे x इंटू x1 से, ठीक है। वाई स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे y इंटू y1 से, ओके। यहाँ पे 2x को आप रिप्लेस कर दोगे x प्लस x1 से, एक x था ना तो ऐसे बस जोड़ के 2x होना चाहिए। 2y को रिप्लेस कर दोगे y प्लस y1 से, एंड जो c है वो बेचारा c ही रहेगा, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। एक और चीज़ होती है जो आपको इलिप्स एंड हाइपरबोला देखने को मिलेगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली पैराबोला में भी। अगर आपके पास एक्स वाई लिखा है तो इसको आपको लिखना होगा x1y प्लस y1x डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x1y प्लस y1x ये चीज़ लिखोगे एंड डिवाइड बाय 2 करोगे, एक्स वाई को ऐसे आपको रिप्लेस करना था। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, which is a pair of tangents, which is pair of tangents। देखो टॉपिक सर्कल का है लेकिन tangents बहुत आती हैं, बिकॉज दीज स्ट्रेट लाइंस आपका टूल है बाकी सारे चैप्टर करने के लिए। तो पेयर ऑफ tangents की हम बात करेंगे अब। सो पेयर ऑफ tangents में क्या होता है, लेट्स आपके पास एक सर्कल है, एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, और एक सेम पॉइंट से वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट आपकी ये जगह गई और दूसरी टेंजेंट आपकी ये यहाँ से क्रॉस कर रही है, ठीक है। दो टेंजेंट्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी, बना ली, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज नोन एज x1 कॉमा y1, अगेन x1 कॉमा y1 हो गया। अब आपकी इक्वेशन की जो सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो होती है, एस से हम डिनोट करते हैं, तो एस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। एंड मैंने आपको ये बताया था जो पावर ऑफ अ सर्कल होता है वो क्या होता है, अगर मैं इसमें s1 लिख रहा हूँ यानी मैं इस पॉइंट को इसके अंदर डाल रहा हूँ, दिस विल बी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 एंड प्लस में c। ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा पावर ऑफ अ सर्कल। एंड अगर मैं टैंजेंट की इक्वेशन की बात करूं तो टैंजेंट कितना आया था, टैंजेंट आया था x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 एंड प्लस में c। ये टैंजेंट की आ रहा था। सो जो टैंजेंट की इक्वेशन आती है बनती कैसे, जो टैंजेंट की इक्वेशन आती है बनती कैसे है, दिस इज सिंपली यू कैन से जो टी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी वो s इंटू s1 आएगी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे इसका स्क्वायर करके वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इन दोनों को मैं अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर करके वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज नोन एज, दिस थिंग, ये जो चीज़ मैंने निकाली, दिस थिंग इज नोन एज combined equation of pairs of tangent, combined equation of pairs of tangents, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, ये क्वेश्चंस हम अलग अलग टॉपिक में देखेंगे, कंसेप्चुअल पूरा एक वीडियो रहेगा, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सब कुछ अच्छे से आएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स। इस पे अच्छे खासे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। अब देखो लेंथ ऑफ अ टैंजेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ अ टैंजेंट। लेंथ ऑफ अ टैंजेंट। तो अगर एक टैंजेंट यहाँ ड्रॉ किया जाए, एक सर्कल एंड इस पे एक टैंजेंट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी टैंजेंट की किसी पर्टिकुलर पॉइंट से
लेट्स से ओके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, ये यहाँ से इस पॉइंट तक, ठीक है, सर्कल को जहाँ पे वो टच कर रही है और जिस पॉइंट से वो ओरिजिनेट हो रही है, P ऑफ x1 कॉमा y1, जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है एंड जिस पॉइंट पे सर्कल को वो टच कर रही है, तो यू कैन से कि जो लेंथ ऑफ अ टैंजेंट आती है, लेंथ ऑफ द टैंजेंट आती है, वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ पावर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। लेंथ ऑफ अ टैंजेंट होती है स्क्वायर रूट ऑफ द पावर ऑफ द सर्कल। बहुत बेसिक सा चीज़ थी, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है आपको, विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू रूट में, ये हमने किया ना अभी, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) एंड प्लस में c, रूट के अंदर ये वैल्यू जो आ रही है, दिस इज नोन एज योर लेंथ ऑफ अ टैंजेंट। एंड ऑब्वियसली आपको मालूम है इस केस में इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो, और याद रखना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज chord of contact, the chord of contact, ठीक है। ये निकालना बड़ा आसान सा है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है पहले ये समझ लो, निकालना तो आसान सी चीज़ है, सब चीज़ें इसमें आसान है। द ओनली थिंग यू नीड इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। एक बार अगर अपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चन करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो लेट्स से आपके पास यहाँ पे दो, एक सिंगल पॉइंट से टैंजेंट्स आ रही हैं, एक सिंगल पॉइंट से टैंजेंट्स आके यहाँ पे सर्कल को टच कर रही हैं, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, मैं इस तरीके से ले लेते हैं, ओके। एक सिंगल पॉइंट से टैंजेंट ओरिजिनेट होके सर्कल को टच कर रही है, भाई बन जा, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो जिस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पे टच किया, इस पॉइंट से यहाँ पे टच किया, तो इनको जोड़ के अब जो लाइन बनेगी, इनको जोड़ के जो लाइन बनेगी, दिस लाइन इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये पॉइंट टच हो रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे टैंजेंट सर्कल को टच कर रही है, दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है आपका, एंड एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, ठीक है। दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, और जो इनका ओरिजिनेशन हुआ था, जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हुई थी, उस पॉइंट को हम x1 कॉमा y1 बोल रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक। तो ये जो लाइन बन रही थी, ये जो लाइन बन रही थी, एक लाइन बन रही थी, एंड जो सर्कल के अंदर जितना पार्ट है उसको हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को टच करके जो लाइन बने, जो कॉर्ड बने, उसको हम लोग कहते हैं द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो इक्वेशन, इसकी जो इक्वेशन होंगी, इक्वेशन विल बी t इज इक्वल टू 0। अभी हमने ये देखा था t इक्वल टू 0 क्या है, सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट, एक बार आप टॉपिक समझ जाओ, कंसेप्चुअल समझ जाओ, देन आपके क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ओके, देखो अगला कंसेप्ट है आपका कॉर्ड का निकालना। जब आपको उस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट गिवन होगा तो उसका इक्वेशन कैसे निकालनी है। तो कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन, तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। एक सर्कल है आपका, ये सेंटर हो गया, एंड एक कॉर्ड इस तरीके से पास कर रही, ठीक है। ये आपकी कॉर्ड ए बी है, ये आपकी कॉर्ड ए बी है, इसका एग्जैक्टली आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, एग्जैक्टली आपका मिड पॉइंट दिया है, मतलब ये जो मिड पॉइंट है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो लेट्स कॉल दिस पॉइंट इज x1 कॉमा y1, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट है ये x1 कॉमा y1 है, क्लियर। तो जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज, यहाँ लिख सकते हो आप, द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज
x कॉमा y, x1 कॉमा y1 इज t इज इक्वल टू s1, ठीक है, t इज इक्वल टू s1, ये हो रहा है आपका इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड जिसका आपको मिडिल पॉइंट दिया है x1 कॉमा y1। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट प्रूव करके क्या फ़ायदा, अभी सिर्फ आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि ये होगा, ठीक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ अ सर्कल एंड अ सर्कल। अब सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के बाहर सर्कल, बताओ कितने सर्कल, ये हमें यहाँ पे बनाना है। तो सर्कल्स बनाते हैं, बहुत सारे सर्कल्स बनाएंगे यहाँ पे। तो देखो सर्कल एंड सर्कल की बात कर रहे हैं, लेट्स रीड टॉपिक। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन अ सर्कल एंड अ सर्कल। दो सर्कल्स के बीच में कैसे हम एक रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं वो हम देखेंगे। पहला रिलेशन, चलो पहले सर्कल्स बना लेते हैं। एक सर्कल यहाँ पे बना लिया जाए और एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर लिया जाए, ठीक है। एक पार्ट तो चलो ये हो गया आपका सर्कल, सर्कल का एक पार्ट ये हो गया। एक तब जब दोनों सर्कल टच कर रहे हो, just touching, yeah. Okay, works तो ठीक है, जस्ट टच कर रहे हैं एंड वो सर्कल जब सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बड़ा सर्कल हो गया, एक छोटा सर्कल इसको आके इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ओके, ये भी हो गया, तीन केसेस। एक बड़ा सा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल, और एक बड़ा सा सर्कल हो गया, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और ले देते हैं इस तरीके से, जो अंदर जस्ट टच कर रहे हैं, ठीक है। अंदर जस्ट सर्कल इसको टच कर रहा होगा। एक नेक्स्ट बड़ा सा सर्कल एंड उसके अंदर एक दूसरा छोटा सा सर्कल, ना टच कर ना कुछ, कुछ इस तरीके से बस पड़ा होगा। एंड देन सर्कल के अंदर सर्कल, बोलो कितने सर्कल, एक सेकेंड इसको छोटा कर लिया जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। दिस इज पहला पार्ट, दिस इज दूसरा पार्ट, दिस इज तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ओके। तो 6 केसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं एंड इसको हम समझते हैं, ओके। सो इन सबके अपने अपने सेंटर्स हैं। इसका सेंटर लेट्स से C1, लेट्स कॉल दिस सेंटर है C2। इसका जो रेडियस है दैट इज R1 एंड इसका जो रेडियस है लेट्स कॉल दिस एज R2। यहाँ पे भी सेम, ये आपका C1 हो जाएगा, ये आपका C2, देन इसका रेडियस इज R1, इसका रेडियस इज R2, ठीक। एंड यहाँ पे सेंटर इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ओके। यहाँ पे देखो इसका सेंटर यहाँ पे हो गया, और ये छोटू वाला जो है इसका सेंटर नहीं बनेगा, बनेगा, और इसका जो सेंटर होगा वो कहीं यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे सेंटर देख लो भाई, जो अंदर वाले का सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा, बाहर वाले का जो सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा, बहुत बढ़िया, और उसका सेम सेंटर है, ठीक है। तो ये सेंटर्स आपके देखो क्रिएट हो गए, सबका C1 C2 आप समझ रहे हो। ये आपका देखो इधर C1 हो गया, चलो इसको बना देते हैं। Just a second. Take up better. ओके, ठीक है। तो ये आपके सेंटर, ये दिस इज अगेन C1, दिस इज अगेन C2। अब जो इनके सेंटर में डिस्टेंस है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपस में कैसे रिलेट होगा। अब देखो, अगर जो हमारा C1 और C2 का डिस्टेंस है, मतलब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से इन सेंटर को निकाल के दिखाएं, तो इस केस में जो होगा वो रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 से ज़्यादा होगा, करेक्ट। पहला वाला जो केस है C1 C2 का अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो क्लियरली रेडियस 1 रेडियस 2 से ज़्यादा होगा। इस वाले केस में जब सर्कल एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका C1 C2 होगा उसकी वैल्यू एग्जैक्टली R1 प्लस R2 के बराबर होगी, ठीक है। इस केस में जो इनका रेडियस होगा, लेट्स कॉल दिस इज R1 माइनस R2 का मॉड,
मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रेडियस का डिफरेंस में नहीं आनी चाहिए। R1 बड़ा है, R2 बड़ा है, मुझे क्या पता, लेकिन इसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन C1 C2 एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो अगर मैं दोनों के रेडियस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एंड देन ऐड कर रहा हूँ तो उनका जो समेशन होगा उनके लेंथ से हमेशा बड़ा होगा। देखो इसका रेडियस इतना है, इसका रेडियस ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में रेडियस का सम बड़ा होगा, लेकिन रेडियस का डिफरेंस विल ऑलवेज बी छोटा देन दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका C1 C2 की वैल्यू आएगी दैट इज अगेन मॉड R1 माइनस R2 से छोटी होगी। जो C1 C2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी, अच्छा एग्जैक्टली बीच में लाई करना था, अच्छा टच कर रहा था, I'm सॉरी, ये वाला जो सर्कल था वो टच कर रहा था ना, एग्जैक्टली वो टच कर रहा है इसको इस तरीके से, ठीक है। तो इस वाले केस में जो C1 और C2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ये इक्वल हो जाएगी। दूसरे वाले केस में ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर की, जो डिस्टेंस होगी सेंटर की C1 एंड C2 की, C1 C2 विल ऑलवेज बी लेस देन R1 माइनस R2, ठीक है, ऑलवेज बी लेस देन R1 माइनस R2। और यहाँ पे तो भाई कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये कैसा है, ये आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स हैव सेम सेंटर्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव सेम सेंटर, सेम सेंटर होता है इनका, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। Okay, so next topic is common tangents. कॉमन टेंजेंट्स की बात कर लेते हैं। सो अगर मैं दो सर्कल्स का क्रिएशन करूं यहाँ पे, लेट्स मेक टू सर्कल्स, एक थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, एक थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से सर्कल ले लेते हैं, ओके। अब एक सिंगल लाइन अगर इनको एक सिंगल पॉइंट पे कट करते जाए, देखो टेंजेंट्स कितनी बन सकती हैं, कितनी कॉमन टेंजेंट्स यहाँ पे क्रिएट हम कर सकते हैं। ऐसे नहीं, यहाँ से अगर ये एक सिंगल पॉइंट पे इस तरीके से टच कर रही है, समथिंग लाइक दिस, लेट्स चेंज द कलर येलो। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पॉइंट को ऐसे टच करते हुए जा रही है, यहाँ भी टच ही करवाना है इसको, बेटर येलो। तो ये जो टेंजेंट्स बनी ये एक कॉमन टेंजेंट का काम करेगी, ठीक है, दिस इज अगेन अ कॉमन टेंजेंट। लेकिन अगर मैं इस तरीके से कुछ बनाता हूँ, लेट्स यूज वाइट कलर, अगर मैं यहाँ पे इफ आई मेक समथिंग लाइक दिस कि भाई इन दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए जा रही है, वेट अ सेकंड, लाइन ही बना लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से टच करते जा रही है यहाँ से, देन यहाँ से समथिंग लाइक दिस, ठीक है, बेटर, ओके। तो ये आपकी कॉमन टेंजेंट बन सकती है। तो दो सर्कल्स में मैक्स टू मैक्स 4 कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। तो मैक्स टू मैक्स किसी भी दो सर्कल्स में 4 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है। मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल इन अ सर्कल। अब जो ये येलो वाली आपको दिख रही है, जो ये येलो वाली दिख रही है, दीज येलो वाली tangents are known as direct common tangents। जो ये येलो वाली हैं ये आपकी डायरेक्ट कॉमन tangents कहलाती हैं, और जो ये अंदर वाली दिख रही है दिस वाइट वंस, तो ये आपकी कहलाती हैं इनडायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो 4 मैक्सिमम टेंजेंट्स कॉमन टेंजेंट्स आपकी बन सकती हैं। 2 टाइप की होती हैं, एक होती है डायरेक्ट एंड एक होती है इनडायरेक्ट। अब इनकी जो लेंथ होती है वो हम डायरेक्टली देखो कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक यही है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलो
देखो अगेन अगर मैं 2 सर्कल्स का क्रिएशन करूं, एक सर्कल बड़ा अभी के लिए एंड एक छोटा ले लेते हैं, कैलकुलेशन समझना है यहाँ पे। एक टैंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेकिंग दिस इन माइंड, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे टच कर रही है, समथिंग लाइक दिस, ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे टच कर रही है, इसका जो सेंटर है एंड इसका जो सेंटर है, इससे हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द टैंजेंट इटसेल्फ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो जाएगा 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दिस इज अगेन 90 डिग्री। तो जहाँ पे वो टच करेगा वही 90 डिग्री हो जाएगा। ये टैंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, जब सेंटर से आप किसी भी टैंजेंट पे ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री होगा, ठीक। अब नाउ सी इफ आई ऑल्सो ज्वाइन द रेडियाई, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, इफ आई ज्वाइन द डिस्टेंस एज वेल, इन दोनों के सेंटर्स को अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, तो भाई ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस d हो जाएगा। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज d, जो दोनों सेंटर्स को टच कर रहा है C1 एंड C2 को। तो d क्या है यहाँ पे, C1 C2 का डिस्टेंस है। ये जो रेडियस थी, ये वाली जो रेडियस थी आपकी, के इसको इरेज कर लेते थोड़ा सा, ये वाली जो रेडियस थी, दिस रेडियस वाज R1 and this radius let's say was R2, this radius was R2, radius 1 and radius 2, तो दोनों रेडियस भी आपको यहाँ से दिख रही हैं। अब अगर मैं देखो यही लाइन को, ये वाली जो लाइन आपकी थी, इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बना लेते हैं। अगर इसी लाइन को मैं यहाँ पे उठा के रख देता हूँ सीधा सीधा, देखो पर पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन अगर मैं रखता हूँ, तो ये वाला जो डिस्टेंस बन के आएगा, ये वाला जो डिस्टेंस बन के आएगा, ये भी d बन के आएगा, और ये जो था, ये जो पूरा था वो R1 था, लेकिन जो ये वाला पार्ट था वो एग्जैक्टली इसके बराबर, यानी वो R2 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था, यही तो था मेरा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, दिस वाज लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ही मेरा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट आ जाएगा। तो ये जो पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, ये देखो पूरा R1 था, इसमें से R2 हटा दो, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है, कितना आ रहा है यार, R1 माइनस R2, ठीक। ये जो डिस्टेंस है, जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, ये d है। और मुझे अगर लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट तक निकालना है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट निकालना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, देखो 90 डिग्री क्या है, ध्यान से समझना, ये 90 डिग्री को ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिस इज़ 90 डिग्री, डेफिनेटली दिस इज डेफिनेटली 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, और परपेंडिकुलर लेट्स इसको बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट हाइपोटेन्यूज मेरा ये है। तो अगर हाइपोटेन्यूज ये होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई डी स्क्वायर इज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट का स्क्वायर प्लस ये वाला जो था विच इज R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ थी। और मुझे लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट निकालनी है, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट इज इक्वल्स टू d का स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लेना है स्क्वायर रूट, इस पूरे पे लेना आपको स्क्वायर रूट, एंड दिस इज नोन एज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था क्योंकि समझाना ज़रूरी था, वरना आप रटते याद ना रहता, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट की बात करूं, उसको भी मैं सिमिलरली सेम तरीके से डिराइव कर सकता हूं। तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स की। तो अगेन आपके 2 सर्कल्स हैं, वेट अ मिनट, तो इसी का उपयोग क्यों कि ना किया जाए, लेट्स डुप्लीकेट दिस ओनली, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे ठीक है सर, सर्कल नहीं जाना था भाई, और कुछ हटाना है, ओके। देखो सो ये 2 सर्कल्स थे हमारे पास, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ,
एंड यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ, तो ये इनडायरेक्ट टैंजेंट्स बनती हैं। तो मुझे अभी एक की ज़रूरत है, दोनों की लेंथ वैसे भी सेम आती है। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है, दिस बेसिकली आपकी लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका R1 है एंड ये जो है आपका, दिस इज आपका R2। क्लियर? अब इनके सेंटर्स को अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन करता हूँ समथिंग लाइक दिस, तो ये आपका D बन जाता है। दिस इज अगेन द वैल्यू ऑफ D। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ D। तो अब बेटा ये D है, ये R1 है, ये R2 है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यू होगी, देन यहाँ पे ये वाली चीज़ 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ कुछ वैल्यू होगी। अब ये डिस्टेंस मिला लो और ये डिस्टेंस मिला लो, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका पूरा D बन जाएगा। ठीक है, लेट्स, अगर ये D1 है, ये D2 है, इन दोनों को मिला के ये D बन गया। यहाँ से आपकी ये भी लेंथ, ये लेंथ आपस में आपकी ऐड हो जाएगी। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस, लेकिन इस केस में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हम करेंगे। तो पिछले वाले केस में हमारे पास था R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, लेकिन इस वाले केस में हमारे पास है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट विल ऑलवेज बी बिगर इन लेंथ देन द इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। अब देखो कितने सर्कल्स में कितनी कॉमन टैंजेंट्स पॉसिबल है वो हम देख लेते हैं। जैसे हमने ये वाला केस देखा था, ये सर्कल दूर दूर था, कहीं से टच नहीं हो रहे थे, तो जो सर्कल टच नहीं हो सकते उसमें मैक्सिमम पॉसिबल है, दैट इज द 4 कॉमन टैंजेंट्स। लेकिन कभी ऐसा हो कि सर्कल किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, जब सर्कल आपका किसी एक पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे, तो उस केस में कितनी टैंजेंट्स फॉर्म होती हैं वो भी देख लो भाई। तो एक टैंजेंट तो ये सीधा सीधा जाता, ओके लेट्स मेक प्रॉपर टैंजेंट। एक टैंजेंट तो आपकी ये सीधे सीधे जाती है समथिंग लाइक दिस, जो दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है एक जगह पे। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से टैंजेंट बन जाती है। तो ये देखो 2 टैंजेंट बन गई, लेकिन एक ये 2 डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है, और एक टैंजेंट होती है जो इनके बीच से निकल के जाती है कुछ इस तरीके से, और ये वाली कहलाती है आपकी इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 टैंजेंट पॉसिबल हैं। एक आपके ये डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है, ये भी डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है, लेकिन ये वाली जो है वो इनडायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है। ठीक है, तो वी हैव 3 कॉमन टैंजेंट्स व्हेन अ सर्कल टच एट अ सिंगल पॉइंट। तो एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है तो हमारे पास 3 टैंजेंट यहाँ पे पॉसिबल होती है। ठीक है, तो अगर सर्कल ओवरलैप कर रहा होगा तब क्या होगा वो भी देख लो भाई केस। तो कभी भी अगर सर्कल आपका ओवरलैप कर रहा होगा, समथिंग लाइक ये केस वाला, इसको बना लो, देन इसको बना लेते हैं समथिंग लाइक दिस, बड़ा छोटा कुछ भी हो, बस ओवरलैप कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। देन कितनी टैंजेंट्स बन सकती है, देखो एक टैंजेंट तो इससे पास होते हुए निकलेगी, वेट, एक टैंजेंट आपकी यहाँ से पास होते हुए निकलेगी कि दोनों को देखो टच करे, दोनों को यहाँ पे ये टच करे और एक सिंगल पॉइंट पे ही टच करे। ठीक है, सिंगल पॉइंट पे ही ये टच कर रही है, तो ये आपकी एक टैंजेंट ये हो गई। दूसरी टैंजेंट यहाँ से निकलेगी जो इन 2 पॉइंट्स पे टच करेगी, एक पॉइंट इस वाले सर्कल पे एंड एक पॉइंट इस वाले सर्कल पे। ठीक है, तो ये 2 टैंजेंट्स मिलेंगी। तो अगर सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं तो खाली 2 ही कॉमन टैंजेंट बन रही हैं, तो 2 कॉमन टैंजेंट्स। ठीक है, 2 ही कॉमन टैंजेंट्स बन रही हैं अगर सर्कल्स आपस में पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट बनेगी और ये होगा। तीसरा केस, जब सर्कल के अंदर सर्कल बन जाए, सर्कल के अंदर सर्कल अगर आप क्रिएशन करते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, और सर्कल जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा हूँ इस तरीके से, तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन टैंजेंट आपको मिलेगी, जो इनको जो सिंगल पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा था वो टैंजेंट भी उसी पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी, और ये वाली टैंजेंट भी आपकी डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट कहलाएगी। तो इस केस में हमें कितना मिल रहा है, सिर्फ एक कॉमन टैंजेंट मिल रही है। ठीक है, इस केस में वी आर गेटिंग ओनली 1 डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर आपके सर्कल के अंदर सर्कल होता है, if you are having a circle within a circle,
इस तरीके से कोई केस, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे वी आर गेटिंग नो कॉमन टेंजेंट, ठीक है, कोई भी कॉमन टेंजेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी इफ सर्कल लाइज विद इन दी अदर सर्कल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अदर टॉपिक। अब ये कॉमन टेंजेंट्स की बात हो गई, तो एंगल जो सर्कल बनाते हैं वो एंगल क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ठीक है। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, इस टॉपिक को ध्यान से समझना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे आपसे पूछे जा सकते हैं एंगल एंड उसको रिलेट करते हुए, तो प्लीज़ बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो आपके पास देखो दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, दो सर्कल्स आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका कलर चेंज कर लिया जाए, वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो दो सर्कल्स आपस में देखो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इनके रेडियस की बात करूं, इस वाले की ये रेडियस सॉरी सेंटर ये है, इस वाले का सेंटर ये है, ओके, इस वाले का सेंटर ये है। तो जिस पॉइंट पे वो सर्कल टच करते हैं, जिस पॉइंट पे वो सर्कल टच करते हैं, जिस पॉइंट पे वो सर्कल टच करते हैं, वहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। देखो कैसे, समझो। तो जिस पॉइंट पे वो सर्कल टच कर रहे हैं, यहाँ से देखो ये पॉइंट पे ये करते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन बन सकती है, समथिंग लाइक दिस, सॉरी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एक लाइन तो आपकी ये वाली बन रही है जब सर यहाँ से ये पास होते हुए जा रहे हैं, दूसरी लाइन जो आपकी है वो यहाँ पे बनेगी जब ये, सॉरी, जब ये इससे पास होते हुए इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट से, जिस पॉइंट को सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एक सेकेंड, परफेक्ट प्रिसीजन नहीं आ रहा बट हाँ ठीक है, जिस पॉइंट पे सर्कल एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहे हो वहाँ पे हमें दो लाइंस इस तरीके से बनानी है और उनके बीच का एंगल हम इन्हीं लाइंस के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो दिस इज योर थीटा, सो इफ दिस इज योर थीटा, दिस इज ऑल्सो योर थीटा, दोनों थीटा होंगे क्योंकि ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो इन सेंटर्स के बीच में, इन सेंटर्स के बीच में आप एक फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर मैं इसमें इसको इस पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करूं, तब भी ये थीटा बनेगा, तब भी ये सेम थीटा सेम एंगल बनेगा, ठीक है, तब भी आपका ये सेम एंगल बनेगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। तो भाई ये आपका सेंटर 1 था, ये आपका सेंटर 2 था, इनके जो बीच का डिस्टेंस है इसको हमने d बोला था, ठीक। दिस इज सेंटर 1, दिस इज सेंटर 2, एंड इसका जो ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं जोड़ रहा हूँ, ये r1 है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जोड़ रहा हूँ, ये आपका r2 है, r1 एंड r2, ठीक। तो ये चीज़ें आपको दी होंगी। तो एंगल जो निकलता है, दैट एंगल इज cos थीटा, दिस cos थीटा इज इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस, अब जो ये डिस्टेंस है इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, माइनस d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r1 r2 डिवाइडेड बाय 2r1 r2, एंड दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से आप किसी भी सर्कल के एंगल का पता लगा सकते हैं कि किस एंगल पे उस सर्कल ने इंटरसेक्ट किया हुआ है, ठीक है, किस एंगल पे उस सर्कल ने इंटरसेक्ट किया हुआ है, ये चीज़ आप बहुत आराम से बता सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी में एक एक्सटेंशन है टॉपिक का, दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। सो ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं ये समझो, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो व्हाट इज ऑर्थोगोनल सर्कल्स, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो जब भी ये थीटा व्हेन दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, व्हेन दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, we'll say that
the circles are orthogonal. The circles are orthogonal. ठीक है, तो जब भी ये थीटा आपका 90 डिग्री बन जाएगा तो सर्कल आपके ऑर्थोगोनल सर्कल्स कहलाएंगे. ठीक है, तो अगर इन सर्कल्स की जो इक्वेशन है इसी में देख लो, या अलग से बना लेते हैं. अगर आपके देखो एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल यहाँ पे ये हो गया, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे. इसकी जो इक्वेशन है, इस वाले बड़े वाले सर्कल की जो इक्वेशन होगी, लेट्स से इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दे दिया. ठीक है, प्लस c1 इक्वल्स टू 0. अब ये c है, इसकी बस इक्वेशन में आ रहा है, रेडियस से उसका कोई लेना देना नहीं है, बट ये c1 इस इक्वेशन का c1 है, ये याद रखना. सेंटर से कोई लेना देना इसका नहीं है. इस वाले सर्कल की जो इक्वेशन होगी उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y एंड प्लस में c2 इज इक्वल टू 0. तो ये दो सर्कल्स की इक्वेशन है, इसमें c1 है, इसमें c2 है. क्लियर, ये दो सर्कल्स की आपकी इक्वेशन हो गई. तो इसका जो जब सर्कल्स ऑर्थोगोनल होते हैं, कैसे फाइंड आउट करें, ये ना निकालना पड़े ना करना पड़े, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, आप आराम से याद कर सकते हो. यू कैन से 2g1g2 is plus 2f1f2 is equal to c1 plus c2. तो अगर ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये वाली कंडीशन आपकी देखो सेटिस्फाई हो रही है, देन वील से द सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो देन वील से सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल. ठीक है, जो सर्कल्स हैं आपके वो ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो अभी तो हमने बेसिकली अकेले सर्कल्स की बात की, दो सर्कल्स की बात की, कहीं हाँ दो ही सर्कल्स की बात की. तब क्या होगा जब सर्कल्स की पूरी फैमिली हो. तो नेक्स्ट टॉपिक इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली ऑफ सर्कल्स. पूरा खानदान आ गया भाई सर्कल्स का. अभी तक एक नहीं झेला जा रहा था, अब पूरे खानदान को झेलना है. तो व्हाट इज़ दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स. होता क्या है, कहा यह जाता है कि भाई अगर आपके पास दो इनिशियल सर्कल्स हैं, अगर आपके दो सर्कल्स इस तरीके से हैं और इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उसमें बहुत सारे सर्कल उस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो सकते हैं. तो अगर ये देखो दो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं तो इससे इन्फिनाइट सर्कल्स बन सकते हैं. तो ऐसे ही सर्कल्स को, जो ये सर्कल्स बन रहे होंगे, ऐसे ही सर्कल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही सर्कल्स को हम लोग कहते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सर्कल्स में एग्जिस्ट करता है. तो ये सर्कल्स आपके बनते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो दिस इज नोन एज फैमिली ऑफ सर्कल्स. तो ये जो पहले वाला इनिशियल सर्कल था इसको हम बोलते हैं S1 इक्वल्स टू 0. ये जो इनिशियल सर्कल था ये था S2 इक्वल्स टू 0. S1 S2 उसमें हमने पावर नहीं रखी, पावर ऑफ अ सर्कल, पावर ऑफ अ पॉइंट नहीं है, इट जस्ट दो सर्कल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ. तो ये जो फैमिली ऑफ अ सर्कल्स होता है, दिस इज गिवन बाय द फैमिली ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल्स टू 0. तो ये जो इक्वेशन है ये बताती है आपकी फैमिली ऑफ सर्कल्स. यहाँ पे आप जनरली आपको कुछ सेट ऑफ कंडीशंस दी होंगी, आप लैम्डा की वैल्यू रखोगे एंड देन आपको इक्वेशन मिल जाएगी, पूरी फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल जाएगी. तो ये जो लैम्डा है यहाँ पे, दिस लैम्डा बिलोंग्स टू अ रियल नंबर. कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. और एक लैम्डा क्या है, लैम्डा एक पैरामीटर है. लैम्डा इज जस्ट अ पैरामीटर. लैम्डा इज जस्ट अ parameter and that belongs to a real number. ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या दर्शा रही है, ये इक्वेशन दर्शा रही है दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ of two circles, that is S1 equal to 0 and
S2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो सर्कल्स पास हो रहे हैं वो फैमिली ऑफ सर्कल्स में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फैमिली ऑफ सर्कल्स बनता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जैसे फैमिली ऑफ सर्कल्स होता है, अब दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी फैमिली ऑफ सर्कल्स बनते हैं, एंड एक लाइन एंड एक सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी आपके फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्रिएशन हो सकता है। तो अगर एक सर्कल इस तरीके से दिया है एंड उससे कोई टैंजेंट इस तरीके से पास हो रही है या कोई भी सीकेंट पास हो रही है, अब देखो यहाँ पे जनरली सीकेंट ही बात करेंगे क्योंकि 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। तो अगर मैं एक सीकेंट्स को इस तरीके से पास करूँ, ये 2 पॉइंट्स आपके मिल गए, ठीक है। तो यहाँ से आपके फिर से इन्फिनाइट सर्कल्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है, लेट्स कॉल दिस एज s इक्वल्स टू 0, एंड जो ये लाइन की इक्वेशन है, लेट्स कॉल दिस एज l इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे सर्कल्स पॉसिबल होंगे जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहे होंगे। तो एक सर्कल देखो आपका ये बनेगा जो इससे इस तरीके से पास हुआ, एक सर्कल आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है ना। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल सर्कल्स का जो फॉर्मेशन होगा, उस फॉर्मेशन को हम एक फैमिली के थ्रू बताएंगे, विच इज s प्लस लैम्डा टाइम्स l इज इक्वल टू 0 एंड नॉट द अदर वे अराउंड, क्योंकि हमें s में, क्योंकि जो इक्वेशन हमारी रहेगी वो क्वाड्रेटिक में रहे, पावर 2 में रहे। यहाँ पे अगेन जो आपका लैम्डा होगा, दैट इज अगेन अ पैरामीटर। लैम्डा इज अगेन यहाँ पे पैरामीटर है, एंड लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। लैम्डा इज अ पैरामीटर एंड लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड ये इक्वेशन क्या बता रही है? द फैमिली ऑफ सर्कल्स, दिस इक्वेशन represents family of circle passing through s equal to 0 and l equal to 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन में ये बता रही है द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू s इक्वल टू 0 एंड l इक्वल टू 0। ये सीकेंट की है, यहाँ पे तब है जब लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या तब फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं बन सकती जब लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे? जब लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या फिर हम ये कहें कि पॉइंट सर्कल बने, ऐसा भी कह सकते हैं ना, पॉइंट सर्कल का फॉर्मेशन हो। पॉइंट सर्कल क्या होता है? जिसकी रेडियस एकदम 0 होती है। सो दैट इज अ पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट हमारा भाई, देखो एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट सर्कल है। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है एंड इस पे एक पॉइंट सर्कल लाई कर रहा है इस जगह पे, हाँ, एकदम पॉइंट के बराबर हो। अब इससे जो फैमिली ऑफ सर्कल्स बनेंगी वो कैसे, बड़े आराम से आप देख सकते हो, वो इस तरीके से बन सकती हैं। सर्कल्स कहाँ हैं? ये सर्कल ओके, ग्रीन सर्कल्स। तो देखो एक सर्कल तो आपका इस तरीके से बन गया, हो सकता है एक सर्कल इस तरीके से बन जाए। बस मेन क्या है, इस पॉइंट को वो सर्कल टच करते हुए बन रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट सर्कल बन जाए, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल एक सिंगल पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। तो ये जो छोटा सा पॉइंट था, दिस पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट सर्कल। क्या है? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉइंट सर्कल बोल रहे हैं। और इस पॉइंट सर्कल का जो वो होगा, पॉइंट को बोल सकते हैं Px1, y1। जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को टच कर रही है उसको हम x1, y1 बोल सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे लाइन टच कर रही है, यहाँ पे एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा। वो सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड क्योंकि ये पॉइंट सर्कल है, इसका रेडियस 0 होता है, तो इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। समझ में आया? तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज 0 फॉर अ पॉइंट सर्कल, ठीक है, फॉर अ पॉइंट सर्कल। एक सेकेंड, बेटर। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। यहां से एक लाइन पास हो रही थी, तो अगर मुझे एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बनानी हो, जो पॉइंट सर्कल और इस लाइन इक्वल्स टू 0 से पास हो रही हो, तो ये क्या बनेगा भाई जो सर्कल की इक्वेशन थी x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। सर्कल की इक्वेशन ली थी हमने एंड इसमें लैम्डा टाइम्स l डाल दिया था, और इक्वल टू 0 बोल दिया। तो ये आपका जो सर्कल बना था, मतलब ये जो बना था, दिस इज द फैमिली ऑफ
सर्कल्स. दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड ये एग्जैक्टली सेम फॉर्म है जो हमने अभी इधर किया, s प्लस लैम्डा टाइम्स एल, s प्लस लैम्डा टाइम्स एल पे ये हुआ. तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, दिस इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन. दिस इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन. देखो टच कर रहे हैं खाली, जस्ट एक्टिंग लाइक अ टैंजेंट, टचिंग अ लाइन L equals to 0 at x1, y1. बस क्वेश्चन ये हो गया. तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके ऑलमोस्ट हमारे खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं. लास्ट कॉन्सेप्ट जो सर्कल पे, जो लास्ट कॉन्सेप्ट आपका सर्कल पे वो ये है कि भाई एक सर्कल है, बहुत ध्यान से समझना, कान खोल के सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक सर्कल है आपका, ठीक है, इससे आप टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, इससे आप एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. तो जो आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे कि कोई भी 2 पॉइंट लो एंड टैंजेंट ड्रॉ कर दो. यहाँ से किया, एक टैंजेंट ड्रॉ किया, एक पॉइंट ये लिया, एक टैंजेंट इधर ड्रॉ कर दिया. सिमिलरली हो सकता है आपने ये पॉइंट लिया होगा, यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर ये पॉइंट लिया, यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया. तो हमने ये पाया कि ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स को टैंजेंट लेके ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आए, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऐसे इन्फिनिट पॉइंट्स आएंगे, तो ये जो लोकस होगा इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का, जो लोकस होगा इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का, वो भी एक सर्कल होगा. ठीक है, तो जो लोकस होगा इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का, वो भी एक सर्कल होगा. ऐसे सर्कल को हम लोग कहते हैं डायरेक्टर सर्कल. ऐसे को हम लोग कहते हैं द डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ सर्कल. कैन आई नो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ सर्कल. बेसिकली कहा ही जाता है कि आप टैंजेंट्स लो और टैंजेंट्स जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, टैंजेंट्स जहाँ जहाँ पे आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, उन पॉइंट्स का लोकस उठा लो, तो उससे जो फिगर बनेगा वो यहाँ पे सर्कल बनता है. ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, सर्कल का क्रिएशन होता है. तो दिस इज नोन एज अ डायरेक्टर सर्कल. ये जो ग्रीन वाला है ये क्या कहलाता है, दिस सर्कल इज नोन एज अ डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल. ठीक है, डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल, आगे लिख लो, ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ सर्कल. ठीक है, कुछ का डायरेक्टर सर्कल सर्कल होता है एंड कुछ का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन भी होती है. डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ पैराबोला इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो उस डायरेक्टर सर्कल का मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्टली सर्कल है, उसका मतलब ये है कि वो पॉइंट्स, वो लोकस ऑफ अ पॉइंट्स जहाँ पे टैंजेंट्स आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस तरीके से देखो टैंजेंट्स आके इंटरसेक्ट कर रही हैं. अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो ये डायरेक्टर सर्कल बन रहा है. इसको मैं थोड़ा सा और साफ सुथरा बना देता हूँ, समझाने के लिए बनाया था. तो लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड दिस. पहले इसको हटा देते हैं, अभी थोड़ा सा इसमें ड्राइंग करनी पड़ेगी हमें. ठीक है, तो बड़ा सा सर्कल बना दिया, समथिंग लाइक दिस, जिसका कॉमन मिडिल पॉइंट हो. ओके, इनका एक ही कॉमन सेंटर है, ये कॉमन सेंटर है, और ये जो बाहर वाला है इसको दूसरा कलर दे देते हैं, वाइट दे देते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज द डायरेक्टर सर्कल. अब ये डायरेक्टर सर्कल बना कैसे, डायरेक्टर सर्कल बना है इसके टैंजेंट्स के इंटरसेक्शन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसके टैंजेंट्स के इंटरसेक्शन से. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टैंजेंट जैसे बना रहा था, जो टैंजेंट्स का क्रिएशन कर रहा था, तो एक टैंजेंट बन के इधर आके इंटरसेक्ट कर रही है, एक टैंजेंट बन के इधर आके इंटरसेक्ट कर रही है. एक टैंजेंट यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है आपका रेडियस है, यहाँ से जो ये वाला डिस्टेंस आपका रेडियस है, एंड ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है, देखो रेडियस ऑफ अ नॉर्मल सर्कल यहाँ पे अगर आर है, ये रेडियस है, तो ऑब्वियसली बेटा ये भी रेडियस है, राइट, ये भी रेडियस है, ये 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो जाएगा. ठीक है, सो आगे अगर इसको मैं देखता हूँ तो रेडियस, जो रेडियस होता है डायरेक्टर सर्कल का, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल is always equals to root 2 times of the radius of the original circle. ठीक है, तो जो डायरेक्टर सर्कल का आप रेडियस बनाओगे, that will be equal to root 2 times the radius of the original
सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, यानी इसी का द सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ द, जो भी आपका गिवन सर्कल होगा, सेंटर ऑफ गिवन सर्कल। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स डायरेक्टर सर्कल की थी जो हमें आना चाहिए, ठीक है। और जहां पे ये टैंजेंट्स इंटरसेक्ट करेंगी वो एक 90 डिग्री पॉइंट, जहां टैंजेंट इंटरसेक्ट करेंगी वो 90 डिग्री पॉइंट होगा। यही बस मैं आपको समझा रहा था। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किस तरीके से आपको सर्कल देखना है, डायरेक्टर सर्कल को समझना है, वो समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो जहाँ पे टैंजेंट्स 90 डिग्री पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये चीज़ समझना। जहाँ पे जो आपकी टैंजेंट्स होंगी, मैं फिर समझा देता हूँ, जहाँ पे जो आपकी टैंजेंट्स होती हैं, जहाँ पे टैंजेंट्स आपकी 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट करना ज़रूरी तो है ही है, बट 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। जब टैंजेंट्स आपकी 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगी, देन उस पॉइंट्स का जो लोकस आप लोगे, जैसे यहाँ पे ले लिया, इस टैंजेंट ने आके यहाँ पे 90 डिग्री, तो ऐसे पॉइंट्स का अगर आप लोकस लोगे, ऐसे इन्फिनिट पॉइंट्स का, तो आपका जो सर्कल बनता है वो डायरेक्टर सर्कल बनता है। अब इसका जो रेडियस होता है वो √2 टाइम्स r होता है। अगर ये आपका r है, देन डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होगा वो √2 टाइम्स r होगा, एंड दोनों का जो सेंटर होता है वो सेम होता है। तो ये बात हमने कर ली सर्कल के बारे में। एंड सर्कल में अगर आपने इतना समझ लिया तो आपका रिवीजन जो है वो एकदम परफेक्टली हो चुका है, ठीक है। आपका जो रिवीजन है वो एकदम परफेक्टली अच्छे से हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।